हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं मंतोज मिश्रा भारत, आपके इंग्लिश का टीचर, फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग नाउन की क्लास कर रहे हैं और नाउन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन चल रहा है हमारा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की 2 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है, तो अब जो हम क्लास करने जा रहे हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के एक्सेप्शनल केस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने जा रहे हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ द लग सकता है कि नहीं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल कर सकते हैं कि नहीं, क्या काइंडनेस की जगह हम काइंडनेसेस लिख सकते हैं, डेथ के बदले हम डेथ्स भी लिख सकते हैं। तो जनरली लोग ये समझते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल नहीं कर सकते, डेथ की जगह हम डेथ्स नहीं लिख सकते। काइंडनेस तो ठीक है, काइंडनेसेस तो हो ही नहीं सकता। लव की जगह लव्स हम लिख ही नहीं सकते। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, द नहीं लिख सकते। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कौन से ऐसे केसेस हैं कब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, कब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल बना सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम देखें कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को प्लूरल कैसे बनाया जाए, काइंडनेसेस कैसे लिखा जाए सही हो, डेथ्स कैसे लिखा जा सकता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द या ए का इस्तेमाल कब और कैसे करेंगे। तो इसको हम कहते हैं एक्सेप्शनल केसेस। तो सबसे पहला एक्सेप्शनल केस क्या है कि आर्टिकल द का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ कैसे करेंगे। तो कंडीशन लिखिए, पहला कंडीशन लिखते हैं, द इज यूज्ड विद एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन टू मेक it particular, special or different। अब सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अगर हम कहते हैं पर्टिकुलर, स्पेशल और डिफरेंट, तो पर्टिकुलर, स्पेशल और डिफरेंट कहने का हमारा सेंस क्या है। तो इससे पहले की क्लासेस जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की हुई है उसमें मैंने बताया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऑब्जेक्ट के अंदर की क्वालिटी, स्टेट या एक्शन होता है, इसको हम फील करते हैं, जिसको हम रियलाइज करते हैं, जिसको हम महसूस करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खुली आंखों से नहीं देखा जा सकता। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम एहसास करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी के अंदर छुपा हुआ होता है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को बताने के लिए ऑब्जेक्ट को बताना जरूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं हार्डनेस, काइंडनेस, ब्यूटी, तो किस ऑब्जेक्ट की काइंडनेस है, किस ऑब्जेक्ट का ब्यूटी है, किस ऑब्जेक्ट का हार्डनेस है, ये बताना जरूरी नहीं होता, तभी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। लेकिन अगर कुछ ऐसा कंडीशन हो जहां पर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ ये बता दें कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस ऑब्जेक्ट का है, काइंडनेस है तो किसकी काइंडनेस है, हार्डनेस है तो किसकी हार्डनेस है, सॉफ्टनेस है तो किसकी सॉफ्टनेस, तो पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि हार्डनेस तो किसी भी ऑब्जेक्ट में हो सकता है। लेकिन अगर हम सिर्फ इस व्हाइट बोर्ड की हार्डनेस की बात करें, या हम सिर्फ इस हड्डी के हार्डनेस की बात करें, तो इस कंडीशन में पर्टिकुलर हो गया, क्योंकि हार्डनेस तो कहीं भी हो सकता है। हार्डनेस तो ब्रिक में भी है, स्टोन में भी है, आयरन में भी है, चेयर में भी है, प्लास्टिक में भी, वुड में भी है, कंप्यूटर में भी है, कहीं भी हो सकता है, स्टील में भी है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ स्टील के हार्डनेस की बात करें तो पर्टिकुलर हुआ। तो जब हम किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के क्वालिटी की बात करेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा पर्टिकुलर हो जाएगा, और ऐसे कंडीशन में उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हमें क्या चाहिए, द चाहिए। जैसे ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं जरा देखिए। एक एसएससी का, सीजीएल के मेंस का क्वेश्चन है डेथ ऑफ हिज ओनली सन हैज शॉक्ड हिम। अब इसी को क्या करता है, ए पार्ट करेगा, बी पार्ट करेगा, सी पार्ट करेगा, और डी में नो एरर देगा। अब जैसे इस बार जो मेंस हुआ अभी 2 दिन पहले 16 नवंबर को या 17 को भी जो हुआ, उसमें क्या करता है, 4th ऑप्शन दे ही नहीं रहा है, 3 ऑप्शन से ही काम चला दे रहा है। तो ये एक्सपेरिमेंट करता रहता है। तो अगर 3 ऑप्शन दे रखा, 4th ऑप्शन दे ही नहीं रखा, जैसा इस बार किया है, 2020 में सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ अजीब सा कर दिया, तो एसएससी ने भी कुछ अजीब कर दिया, 3 ऑप्शन दे रहा, 4th ऑप्शन दे ही नहीं रहा।
तो डेथ ऑफ हिज ओनली सन हैज शॉक्ड हिम, लेकिन ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो डी ऑप्शन भी थे, नो एरर का ऑप्शन भी था। तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में ए पार्ट में एरर है। क्यों है ए पार्ट में एरर? कि जब इससे पहले वाले वीडियोस आपने देखा होगा, इससे पहले वाले क्लास में आपने देखा होगा, तो डेथ का इस्तेमाल मैंने इससे पहले वाले वीडियोस में किया है, डेथ से सेंटेंस इससे पहले भी आया है, लेकिन उसमें डेथ जनरली बात किया, जैसे डेथ हैज स्पेयर्ड नन, कि मौत ने किसी को नहीं बख्शा। तो डेथ इसमें जनरल सेंस में बात हुई है, तो डेथ का इस्तेमाल अगर जनरल सेंस में हुआ है तो उसको आर्टिकल की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो डेथ है ये सिर्फ उसके इकलौते बेटे की बात हो रही है, कि उसके इकलौते बेटे की मौत ने उसको सदमा पहुंचाया है, उसको झकझोर दिया है। तो डेथ का इस्तेमाल इस सेंटेंस में सिर्फ उसके इकलौते बेटे के लिए हुआ है, तो डेथ पर्टिकुलर हो गया। मौत तो किसी भी की हो सकती है, लेकिन इस सेंटेंस में जो डेथ है उसका इस्तेमाल उसके इकलौते बेटे के लिए किया गया। तो ये डेथ क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, स्पेशल हो गया। तो इस डेथ को क्या चाहिए? द चाहिए। एक और सेंटेंस देखते हैं हम। अगर हम लिखते हैं ब्यूटी ऑफ कश्मीर फैसिनेट्स एवरीवन। अब इस सेंटेंस को अगर देखा जाए तो इसमें फिर क्या गलती हुई है कि कश्मीर की सुंदरता सबको फैसिनेट का मतलब क्या हो? आकर्षित करना, मोह लेना। तो कश्मीर की सुंदरता सबको आकर्षित करती है, तो वैसे सुंदरता तो सबको आकर्षित करती है। इससे पिछले क्लास में आपने देखा होगा, मैंने लिखा था ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड। तो उसमें अगर हमने लिखा द ब्यूटी अट्रैक्ट्स मोर देन गोल्ड, तो द गलत हो गया, क्योंकि ब्यूटी का इस्तेमाल नॉर्मल सेंस में किया गया था। लेकिन इस सेंटेंस में ब्यूटी का इस्तेमाल सिर्फ कश्मीर की ब्यूटी के लिए किया गया है। तो जब हम कश्मीर की ब्यूटी की बात करें तो पर्टिकुलर हुआ, तो जब कश्मीर के ब्यूटी की बात करेंगे वो तो पर्टिकुलर हो जाएगा। और जैसे ही कोई चीज पर्टिकुलर होता है, स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है, उसको क्या चाहिए? द। ये बात हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी नाउन अगर पर्टिकुलर हुआ, स्पेशल हुआ, डिफरेंट हुआ, तो उस नाउन के साथ द चाहिए। इसलिए तो द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं, कि द कोई भी ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर है, स्पेशल है, डिफरेंट है, उसके साथ लगता है, इसलिए द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। तो यहां जो ब्यूटी का इस्तेमाल हुआ सिर्फ कश्मीर के लिए और किसी के लिए नहीं, इसलिए इस ब्यूटी के साथ क्या चाहिए? द। और जैसे ही द जुड़ जाएगा तो ब्यूटी का बी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो द ब्यूटी, इसमें भी डेथ, डी क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। जब हम नया फ्रेश सेंटेंस लिखेंगे, खुद से लिखेंगे, तो फिर क्योंकि फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा और जो सेकंड वर्ड होगा उसका तो फर्स्ट लेटर क्या होगा? स्मॉल होगा, अगर वो प्रॉपर नाउन नहीं है तो कंडीशन क्या हुई कि अगर किसी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम पर्टिकुलर कर दें, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर क्या होगा कि जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वो किस चीज से रिलेटेड है हम बता दें। डेथ किसका है ये बता दें, ब्यूटी किसका है ये बता दें, काइंडनेस किसका है ये बता दें, हार्डनेस किसका है ये बता दें, सॉफ्टनेस किसका है बता दें, तो ऐसे कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन पर्टिकुलर हो जाएगा। अगर किसकी हार्डनेस है, किसका सॉफ्टनेस है, किसका ब्यूटी है, ये हम नहीं बता रहे, सिर्फ ब्यूटी, हार्डनेस, लाइट, डेथ ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में दा लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमने सेंटेंस लिखा द लाइफ ऑफ मैन इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, अगर ये सेंटेंस आता है तो अब इसमें हमें देखना है कि इसमें कॉमन एरर है क्या। तो इस सेंटेंस में कोई कॉमन एरर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो लाइफ है, लाइफ तो किसी भी चीज की हो सकती है, लाइफ एनिमल्स की भी होती है, लाइफ बर्ड्स की भी होती है, लाइफ प्लांट्स की भी होती है, यहां तक कि आप समझते हैं कि लाइफ तो टेलीविजन की भी होती है, कंप्यूटर की भी होती है, कैमरा की भी होती है, मोबाइल फोन की भी होती है, हर चीज की लाइफ होती है, कहते हैं। अब इस लाइफ में से, इतने लाइफ में से सिर्फ इंसान के जीवन की बात हो रही है, तो सिर्फ इंसान के जीवन की बात होने की वजह से यह लाइफ क्या हो गया? पर्टिकुलर हो गया, कि लाइफ तो किसी की भी हो सकती थी, अब किसी में से अलग करके हमने क्या किया? सिर्फ इंसान के लाइफ की बात की, इंसान के जीवन की बात की, तो इसलिए यह पर्टिकुलर हुआ। पर्टिकुलर हुआ तो इसमें क्या लगा है? ऑलरेडी दा लगा हुआ है, तो एरर की बात ही नहीं है। और अप्स एंड डाउन्स, ये तो ईडियम है, इसका मतलब था उतार चढ़ाव, तो हम कहना चाहते हैं इंसान का जीवन जो है वो उतार चढ़ाव से बढ़ा हुआ होता है, तो इसलिए ये सेंटेंस क्या है? सही है। तो एक रूल क्लियर हो गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ हम द का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर
एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी पर्टिकुलर के लिए इस्तेमाल हुआ, और पर्टिकुलर का मतलब हुआ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ साथ ये बता दें कि वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन किस ऑब्जेक्ट का है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को उसके ऑब्जेक्ट के साथ भी रिलेट कर दें। ठीक है, अब सेकंड केस देखते हैं। अब सेकंड केस में क्या है कि जैसे कोई कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको दिखाई देती है क्या, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही कहा था कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन नॉर्मली दिखाई नहीं देता, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख नहीं सकते, ये क्या होता है, इसको सिर्फ महसूस करते हैं। तो अगर किसी कंडीशन में, किसी स्थिति में एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर आपको दिख जाए तो आप क्या करेंगे? तो पहले तो ये लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखता ही नहीं है, दिख ही नहीं सकता है। क्या आपको लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख सकते हैं? तो नॉर्मली जो अभी तक का डिफिनेशन है उससे तो यही लगता है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को नहीं देख सकते, और बात बताया भी गया कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम क्या करते हैं, सिर्फ महसूस करते हैं। लेकिन कभी कभी जब एक्सेप्शनल केस की बात ही हो रही है तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जिस चीज को हम देख ही नहीं सकते उसको भी देख लेते हैं। अब कैसे? तो इसको सामान्य तौर पर समझने के लिए सबसे पहले तो यह समझिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव है, तो भाव को देखा नहीं जाता, महसूस किया जाता है। लेकिन इंसान किसी भी चीज को देख लेता है क्योंकि इंसान खुद भावनात्मक होता है। तो अगर इंसान के भावनाओं की बात करें, और भावनाओं के हिसाब से ग्रामर चलती है, भावनाओं के हिसाब से ग्रामर चलती, मतलब सेंस के हिसाब से। भावना कहने का मतलब मेरा यहाँ सेंस था, अर्थ। तो जो आपकी भावना है, जो आपका सेंस है, जो आपका मीनिंग है, जो अर्थ है, उसके हिसाब से चलेगा। तो किसी भी सेंटेंस में अगर ऐसा हुआ कि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को देख सके तो फिर ऐसे कंडीशन में तो उसको गिन भी सकते हैं, इसको देख सकता है, उसको गिनने की संभावना बन जाती है। इसको अब एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग गाना गाते थे, बॉलीवुड का बहुत पॉपुलर गाना हुआ करता था, कल रात जिंदगी से मुलाकात हो गई। अब आप ये बताइए कि जिंदगी भी कोई ऐसी चीज है क्या जिससे मुलाकात हो सकती है? लेकिन कहा तो। अब आप खुद किसी को इस उम्र में, जब 20, 22, 17, 18 साल के लोग होते हैं, तो सुबह उठते ही और कोई काम करे ना करे मैसेज जरूर टाइप कर लेते हैं अधिकांश लोग, और आपने किसी को लिख दिया आई लव यू जान। तो जान को आपने देख कैसे लिया, जान को आपने मैसेज कैसे कर दिया, और जान ने आपकी मैसेज पढ़ भी लिया? तो इसका मतलब ये है कि कभी कभी इमोशनल होकर हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन को इस तरह से ट्रीट करते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम देख सकते हैं, और ऐसे कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी होता है। क्योंकि आपने खुद देखा होगा, लोग किसी को आज किसी और को जान कहते हैं, परसों किसी और को जान कहते हैं, किसी और दिन किसी को और कहते हैं, मतलब कई जान हो जाता है ऐसा। कई जिंदगी गाना गाते लोग आज भी, मेरे खुदा मुझे एक और जिंदगी दे। तो इस तरह से, या कभी कभी आप किसी के साथ घूम रहे होते हैं अपनी जान के साथ, अब पता जान के भाई सामने आ गए और वो आपको कह दे कि मैं तुम्हारी मौत, तो अब देखिए एक तरफ जान एक तरफ मौत, दोनों दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है कभी कभी दिख जाता है। तो ऐसे कंडीशन में जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप देख रहे हैं तो फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल एक्सेप्शनल केस में होता है, और जो चीज फिर दिखेगी वो काउंटेबल भी हो सकता है, तो वो प्लूरल भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जब इस्तेमाल हम किसी ऑब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, ना कि किसी भावना के लिए कर रहे हैं, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन काउंटेबल भी होगा, विजिबल भी होगा। और ऐसे सेंटेंस में जब यूज होगा तो अब सब प्लूरल भी कर सकते हैं, और 1, 2, 3, 4 जैसे वर्ड्स भी लगा सकते हैं, और जरूरत पड़ेगी तो आर्टिकल भी लगा सकते हैं। इस रूल को हम लिखेंगे कैसे? तो लिखेंगे इसको कि ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इट्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन का इस्तेमाल अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए ही करें, ऑब्जेक्ट के अंदर की क्वालिटी के लिए नहीं, उसके अंदर के स्टेट अवस्था के लिए नहीं,
और उसके एक्शन के लिए नहीं, ऑब्जेक्ट को ही मान लें हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी ऑब्जेक्ट को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे माने? तो अभी मैंने एग्जांपल दिया कि जनरली ऑब्जेक्ट के अंदर के क्वालिटी, स्टेट और एक्शन को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, लेकिन कभी कभी इमोशनल हो कि हम लोग ऑब्जेक्ट को ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन कह देते हैं। ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत सत्यवादी है तो हम कह देते हैं देखो सच्चाई की प्रतिमूर्ति चली आ रही है, तो सच्चाई का स्वरूप चला आ रहा है, ऐसा हम कह देते हैं। या किसी कोई भयानक चीज है वो हमारी तरफ आ रही है, देखो तो मौत हमारी तरफ आ रही है। कभी कभी हम लोग कह रहे हैं कि जिंदगी कट रही है, तो जिंदगी कैसे कटेगी? जिंदगी कोई कटने की चीज है? कोई अगर जिंदगी चल रही है तो जिंदगी कैसे चलेगी? ना तो जिंदगी कटती है ना जिंदगी चलती है, लेकिन आप और हम तो ऐसा कह देते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जिंदगी या मौत क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ऐसे कंडीशन में हम इसे प्लूरल भी कर सकते हैं, इसके साथ हम आर्टिकल भी लगा सकते हैं, जो भी पॉसिबल है सब हो सकता है। क्या है कि ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इट्स क्वालिटी, स्टेट और एक्शन। ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया, तो जब ऑब्जेक्ट को हमने मान लिया एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो फिर जरूरत के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं? आर्टिकल्स आर यूज्ड। आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इट कैन बी मेड प्लूरल। इट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम प्लूरल भी कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट की तरह हो। कंडीशन क्या है? ऑब्जेक्ट की तरह हो। अगर ऑब्जेक्ट की तरह होगा तब हम इसे प्लूरल भी करेंगे, तब इसके साथ हम आर्टिकल भी लगाएंगे। अब जरा इसको सेंटेंस समझिए। जैसे हमने कहा मोर देन 100 डेथ took place in the accident। ऐसे ही सेंटेंस जानबूझकर एग्जाम में दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज कर जाए और आप इसमें नो एरर करके आ जाए। नॉर्मली इस सेंटेंस में कोई स्टूडेंट नो एरर करके आ सकता है, उसको लगेगा मैंने तो सही किया है। क्यों? कि देखिए 100 लिखा है, 100, फिर डेथ लिखा है तो लगेगा 100 है, ए है इधर, तो हम डेथ को क्या करें? सिंगुलर। और डेथ वैसे भी प्लूरल नहीं होता और सबको ठीक ही लगेगा। कुछ लोग तो ज़्यादा दिमाग लगा देते हैं कि भाई एक्सीडेंट के पहले द क्यों लगा दिया, 100 के पहले ए क्यों लगा दिया, ऐसा भी कुछ लोग कर लेते हैं। 100 तो 100 ये फिर ए लगाने की क्या जरूरत है? लेकिन 100 तो एक से अधिक भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, उसमें सब एक की बात करें कि 100 ही तो 100। लेकिन बात क्या हुई कि डेथ को तो आप काउंट ही नहीं कर सकते। ये सेंटेंस तो वैसे ही फिर गलत हो जाना चाहिए कि मौत को आपने कैसे काउंट कर लिया? मौत तो दिखती ही नहीं है, तो मौत को आपने काउंट कैसे कर लिया? तो यहां जो मौत का इस्तेमाल हुआ है वो ऑब्जेक्ट के लिए हुआ है। मरे हुए शरीर, डेड बॉडीज को आपने मौत कहा है। एक मरा हुआ शरीर मतलब एक मौत। तो गिन किसको रहे हैं? मरे हुए शरीर को, डेड बॉडी को, शव को, लाश को। और हम उससे क्या क्या रहे हैं? मौत। फिर से समझिए, हम गिन किसको रहे हैं? डेड बॉडी को। और क्या क्या रहे हैं? मौत। तो मौत को नहीं गिना जा रहा है, गिना जा रहा है डेड बॉडीज को, और उस डेड बॉडीज का नाम रख दिया जा रहा है मौत। यही वो ऑब्जेक्ट इन प्लेस ऑफ इस क्वालिटी, कि वो जो मौत है, ऑब्जेक्ट को हमने मौत मान लिया कि 10 ऑब्जेक्ट है तो 10 मौत हुई, 10 मरा हुआ ऑब्जेक्ट है 10 मौत। इसको कहने के और भी तरीके हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम मौत ही कहें। कोई कहने वाला यह भी कह सकता है कि 100 से अधिक जिंदगियां बर्बाद हो गई। कुछ लोग कहते हैं 100 मौतें हो गई। अब समझिए कि 100 लोग हो और 100 के 100 शादीशुदा हो और वो मर गया, तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 100 सुहाग उजड़ गया। तो सुहाग नहीं उजड़ा, मरे तो लोग थे, लेकिन कहते हम लोग कि 100 सुहाग उजड़ गए, 100 परिवार अनाथ हो गया, 100 बच्चे अनाथ हो गए। जैसे अगर ऐसा कुछ है तो कोई का 100 मौत हो गई, कोई का 100 जिंदगियां तबाह हो गई। तो ना तो जिंदगी है, ना मौत है, ना सुहाग है। वो है कौन? इंसान। और वो इंसान जो है जिंदगी, मौत या सुहाग को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑब्जेक्ट को ही अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम मान लें, किसी ऑब्जेक्ट को ही अगर हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लें, तो ऐसे सेंस में चूंकि ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर हो सकता है, इसलिए उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ ड लग सकता है, या काउंटेबल वाले कोई वर्ड्स आ सकते हैं, या वो खुद प्लूरल भी हो सकता है।
तो यहां पर जैसे हमने काउंट किया तो हमने क्या किया, डेड बॉडीज को काउंट किया। तो दो बातें हो सकती है, डेथ अगर काउंटेबल नहीं होता तो या तो 100 नहीं आना चाहिए, और अगर डेथ को हमने काउंट कर दिया, अगर किसी चीज को काउंट कर दिया और वो चीज अगर एक से अधिक हो गई तो उसमें क्या होना चाहिए, डेथ्स। ये बात आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि जो चीज काउंटेबल है और अगर वो एक से अधिक है तो उसे प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो अगर 100 कोई चीज है तो फिर वो सिंगुलर हो ही नहीं सकता है, तो 100 बॉय लिख ही नहीं सकते, क्या लिखना पड़ेगा, 100 बॉयज, ठीक है, 100 टॉयज, यानी कि 100 टॉय। तो आप अगर को लगता है कि अगर डेथ अनकाउंटेबल है तो इसे बदलिए, अब इसे तो बदल ही नहीं सकते, 100 तो 100, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। तो बात क्या होगी, जिस चीज को हमने 100 लिखा जो काउंटेबल है, उसके साथ हमने क्या लिखा, डेथ, जो सिंगुलर वो लिख दिया। जो 100 है काउंटेबल है, मोर देन 1 है, तो मोर देन 1 है तो उसे प्लूरल भी होना चाहिए, इसलिए डेथ में क्या लगाना जरूरी है, एस लगाना जरूरी है। तो गलती किस पार्ट में हुआ, बी पार्ट में। अगर हम ऐसे लिख दें, आवर सिक्योरिटी फोर्सेस हैव सेव्ड सेवरल लाइफ, तो क्या अब यह सेंटेंस सही है, यह सेंटेंस सही नहीं है। जैसे हमने लिख दिया सेवरल, तो सेवरल का मतलब क्या हुआ, मोर देन 1, एक से अधिक, और हमने लाइफ लिखा, तो लाइफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसे हम प्लूरल नहीं बनाते। लेकिन क्या कोई जान बचाता है, कोई डूब रहा और कहता मेरी जान बचा लो, तो क्या आप उसकी जान को बचाने जाते हैं कि उसे बचाते हैं, उसे खींचकर बाहर निकालते हैं, उसकी जान को खींचकर बाहर निकालते हैं। तो बचा रहे हैं व्यक्ति को, बचा व्यक्ति, लेकिन कहता है मेरी जान बच गई। बचा कौन, व्यक्ति, लेकिन कहता क्या, मेरी जान बच गई। बिल्डिंग में 100 लोग फंसे हुए हैं, तो आप बचाते किसको जाते, 100 लोग को बचाने जाते हैं कि 100 जान को बचाने जाते हैं, 100 लोग को बचाते हैं। और 100 लोग अगर बच गए तो कहने वाले कह देंगे कि 100 जान बच गई, 100 मौत टल गया, 100 परिवार बच गया, यही तो होगा। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को ही हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मान लेते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब ऑब्जेक्ट को हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन माना है तो वो अगर एक से अधिक है तो वो प्लूरल भी होगा, अगर काउंट किया गया तो उसे प्लूरल भी होगा। तो जब हमने सेवरल लिखा तो हमें क्या लिखना चाहिए था, लाइफ की जगह पे लाइव्स, क्या लिखना चाहिए था, लाइव्स। समझ में आ गई बात, कि जैसे ही कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करेगा तो ऐसे कंडीशन में आपको उसे प्लूरल बनाने की जरूरत पड़ सकती है, उसके साथ आर्टिकल लगाने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे एक सेंटेंस हम और लिखते हैं, जरा इस पर ध्यान दीजिएगा। ऐश्वर्या, लारा, सुष्मिता एंड प्रियंका, रिसेंटली आप चाहे तो मानुषी का भी नाम लिख सकते हैं, आर ब्यूटी ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में आपको ढूंढना है कि गलती है क्या, कोई एरर है क्या। तो अगर पहले सेंटेंस में देखें, पहली नजर में देखें तो इस सेंटेंस में कोई गलती नजर नहीं आती, फर्स्ट इंस्टेंस में कोई गलती नजर नहीं आती। लेकिन यहां जो ब्यूटी शब्द का इस्तेमाल हुआ है वो पर्सन्स के लिए हुआ, वो भी कितने पर्सन्स के लिए, 1 2 3 और 4। यहां लारा का मतलब ब्राइन लारा नहीं, तो ऐश्वर्या, लारा दत्ता, सुष्मिता सेन और प्रियंका, ये क्या है, ये सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जिसको ब्यूटी का मॉडल माना गया है, सुंदरता का नमूना माना गया। तो ये जो ब्यूटी का इस्तेमाल हुआ 1 2 3 4 और 4 ऑब्जेक्ट्स के लिए, एक ब्यूटी शब्द का इस्तेमाल किया और 4 ऑब्जेक्ट, यानी ये सारे जो हैं ब्यूटी के मॉडल्स हैं। क्या है, ब्यूटी के मॉडल्स। इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर ब्यूटी की कोई आकृति बनाई जाती तो उसकी आंखें कैसे हो सकती थी, प्रियंका या सुष्मिता या लारा जैसी हो सकती थी। उसकी हाइट क्या है, इनमें से किसी एक जैसी हो सकती थी। वेट क्या होना चाहिए, इनमें से किसी एक की जैसी हो सकती थी। यही तो कंसेप्ट है मॉडल बनाने की, ब्यूटी की आकृति बने तो वह कैसे दिखे, तो वो कैसे दिखे, लारा जैसी, प्रियंका जैसी या सुष्मिता जैसी। तो ऑब्जेक्ट को ही आपने क्या मान लिया, ब्यूटी का मॉडल मान लिया।
ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट को आपने ब्यूटी का मॉडल जैसा समझा। तो ऐसे कंडीशन में आपका मॉडल क्या है, काउंटेबल हो सकता है, ऑब्जेक्ट काउंटेबल हो सकता है, या काउंटेबल है भी 4 के लिए। तो आपको क्या लिखना चाहिए इसमें, मोर देन 1 के लिए आया इसलिए क्या होना चाहिए, ब्यूटीज। और उसके साथ साथ इसमें द भी होना चाहिए था, क्योंकि ये ब्यूटीज किसके लिए आया है, इंडिया के ब्यूटीज के लिए आया। तो द ब्यूटीज ऑफ इंडिया, और क्या होना चाहिए था, द ब्यूटीज ऑफ इंडिया। समझ में आ गई बात, ये सेकेंड पॉइंट क्लियर हो गया। अब एक थर्ड रूल है, जरा हम उसे देखते हैं। थर्ड रूल क्या है, अगर हमने ये सेंटेंस लिखा, इस सेंटेंस को जरा ध्यान से देखिएगा, I cannot forget my father's kindnesses। क्या ये सेंटेंस सही है? तो जैसे इस सेंटेंस की हम लोग बात करते हैं तो लोग पहली नजर में क्या बता देते, ये सेंटेंस गलत है। क्या बता देते हैं, ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि काइंडनेस को काइंडनेसेस करना लोगों को पसंद ही नहीं है। जैसे काइंडनेस को काइंडनेस से देखेंगे तुरंत गलत कर देंगे, काइंडनेस कैसे काइंडनेसेस, हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता, ऐसा लोग करते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है, इस पर कोई कभी कभी तो टीचर भी कंफ्यूज कर देते हैं स्टूडेंट को कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो जिसको भी कंफ्यूजन है वो इसी एग्जाम्पल को चाहे, काइंडनेसेस के एग्जाम्पल को चाहे, तो एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं, उनके बुक में है, वो चाहे तो देख सकते हैं। जेसी नसफील्ड की ग्रामर की बुक है, उस बुक में इस तरह के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, क्लियर है। जिसको डाउट हो, जिन्होंने हिंदी राइटर्स के ग्रामर पढ़े हों, ज़्यादा डीप में ग्रामर नहीं पढ़ा और इस सेंटेंस को गलत काट रहे हो, तो वो उनको मैं रेफरेंस भी बता दे रहा हूँ कि उनको कहाँ इस तरह के सेंटेंस मिलेंगे। तो जेसी नसफील्ड की अगर आप ग्रामर की बुक पढ़ना चाहते हैं तो उसमें आपको एग्जाम्पल मिल जाएगा, और इस तरह के सेंटेंस एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए इसे समझना क्या है, बहुत जरूरी है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये सही है तो क्या ये सेंटेंस गलत है। आई कैन नॉट फॉरगेट माई फादर्स काइंडनेस, या फिर यूं कहें कि क्या यह सेंटेंस सही है तो यह सेंटेंस गलत है। तो पहले तो आपको यह समझना चाहिए, या इस बात को समझने की जरूरत है कि यह सेंटेंस सही है तो यह गलत होगा, ऐसा तो कोई रूल ही नहीं है। अगर मैं सही हूं तो आप गलत ही होंगे, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं। आप अपनी जगह सही हो सकते हैं, मैं अपनी जगह सही हो सकता हूं। लेकिन कुछ लोग ये समझ लेते हैं कि यह सेंटेंस अगर सही है तो ये तो गलत ही होगा। यह सेंटेंस भी सही है, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि यह सेंटेंस गलत है। यही प्रॉब्लम होती है कि लोग समझ रहे हैं कि यह सेंटेंस अगर सही है तो इसको गलत होना चाहिए। आपके दिमाग में भी ऐसा आ गया होगा। तो सबसे पहले बात समझिए कि यह सेंटेंस क्या है। इस सेंटेंस का मतलब है कि आई कैन नॉट फॉरगेट माई फादर्स काइंडनेस, कि मैं अपने पिताजी के दया को नहीं भूल सकता। मतलब आपके पिताजी दयालु है, इस बात को आप नहीं भूल सकते। आप सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी दयालु है और इस बात को आप नहीं भूल सकते। अब सवाल ये उठता है कि जब इसका मीनिंग ये है कि इस अपने पिताजी के दया को आप नहीं भूल सकते, तो फिर इसका क्या मीनिंग है। तो कभी कभी हो सकता है कि इंसान बहुत दयालु ना हो, लेकिन जिंदगी में एक दो दया के काम कर दिया हो। ऐसा हो सकता है, आपने देखा होगा जो इंसान काफ़ी निर्दयी होता है, जो काफ़ी डरावना होता है, वो भी कभी कभी अच्छे काम कर देता है। कभी कभी, जनरली नहीं करता, आदतन नहीं करता, लेकिन कभी कभी अच्छे काम कर देता है, ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है। तो जेसी नसफील्ड साहब कहते हैं कि कभी कभी जब हम लोग पर्टिकुलर एक्ट्स की बात करते हैं तो इट कैन बी मेड प्लूरल। पर्टिकुलर एक्ट्स का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने लिखा काइंडनेसेस, तो काइंडनेसेस का मतलब हो गया काइंड एक्ट्स। काइंडनेसेस का मतलब क्या हो गया, काइंड एक्ट्स, मतलब दया के कारनामे, दया से भरे हुए कारनामे, यानी ऐसा कोई काम जिससे कि दया, सीआईडी वाला दया नहीं, दया मानव के अंदर वाला, जिससे दया छलकता हो, दया भरे कारनामे, दया भरे काम, ऐसे काम जिसमें दया हो, दयालुता के काम।
तो अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे पिताजी के वो सारे काम याद हैं जिसमें कि उन्होंने दया की है, या वो दया से भरे उनके सारे काम मुझे याद है, भले पिताजी दयालु ना हो लेकिन दया से भरे कोई काम अगर उन्होंने किया है, दयालु हो तो और अच्छी बात है, तो दया से भरे हुए काम अगर उन्होंने कुछ किया है और वो काम आपको याद है, तो आप काइंडनेसेस कह सकते हैं। तो यहां जो काइंडनेसेस लिखा गया इसका मतलब क्या है, काइंड एक्ट्स। क्लियर हो गई बात? तो काइंडनेस अपनी जगह सही है, उसका मतलब है दया, लेकिन काइंडनेसेस अगर कह रहे हैं उसका मतलब क्या, काइंड एक्ट्स, एक्ट्स ऑफ काइंडनेस, कि काइंडनेस के जो एक्ट उन्होंने किए हैं वो आप नहीं भूल सकते। या कोई ऐसा कहता है कि वी कैनॉट फॉरगेट हिटलर्स क्रुअल्टीज। तो ये सेंटेंस बिल्कुल क्या है, सही है। क्रुअल्टीज कहने का मतलब क्या हुआ, क्रूअल एक्ट्स, कि अगर उन्होंने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया या किसी ऐसी जगह पे रख दिया जहां पे वो दम घुटने से मर गए या कुछ तरह का ऐसा किया, तो ऐसे जो 2 4 10 काम किए, ऐसे काम की अगर बात करना चाहते तो हम क्या कहेंगे, क्रुअल्टीज। तो लिखा हमने क्रुअल्टीज लेकिन मतलब क्या है, क्रूअल एक्ट्स। हमने लिखा एट्रोसिटीज लेकिन हमारा मतलब क्या होगा, एट्रोसस एक्ट्स। तो अगर हम एक्ट्स के, कारनामों की बात करें, कई पर्टिकुलर घटना की बात करें, तो ऐसे कंडीशन में भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन प्लूरल बनाए जा सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को कैसे प्लूरल बनाते हैं। साथ साथ अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कुछ लोग आपसे ये पूछ देते हैं, हमसे भी पूछा गया है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये कौन सा नाउन है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी किसी भी सब्जेक्ट का जो नाम है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। कुछ लोग उसको प्रॉपर नाउन कह देते हैं, कुछ लोग उसको कॉमन नाउन में लेके चले जाते हैं, कुछ लोग कलेक्टिव नाउन में लेके चले जाते हैं, कुछ लोग कहीं से लेकर चले जाते हैं। लेकिन जितने भी सब्जेक्ट हैं, आर्ट्स हैं, साइंस के, म्यूजिक के, सारे सब्जेक्ट्स के नाम को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही मानते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन इसलिए मानते हैं कि जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे सब्जेक्ट हमारे थॉट में हैं, हम उससे एहसास करते हैं। जैसे सेब नीचे गिरा, तो सेब नीचे जो गिरा, ये घटना का स्टडी किया हमने, दिमाग से स्टडी किया और फिर उसको हमने क्या नाम रख दिया, फिजिक्स रखा। बारिश कैसे होती है हमने स्टडी किया, हमने दिमाग लगाया, हमने सोचा और फिर उसका नाम हमने रखा, उसको ज्योग्राफी में हमने रखा। तो जितने भी सब्जेक्ट में जो भी बातें हैं सब हमारा मेंटल स्टडी है। इसलिए आप देखिएगा डिफिनेशन में भी लिखा रहता है कि फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ, केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ। जैसे ये स्टडी ऑफ लिखा तो स्टडी कौन करेगा, माइंड, यानी एहसास हमारा दिमाग करेगा। तो जो माइंड से एहसास करके हम समझ रहे हैं कि ये फिजिक्स में रखे, केमिस्ट्री होगा या बायोलॉजी होगा कि जियोलॉजी होगा, तो वो सारे क्या होंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होंगे। और जो बुक होगा वो प्रॉपर नाउन हो सकता है। सपोज कीजिए कि फिजिक्स का एक बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स, द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स, तो द कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एक प्रॉपर नाउन हो सकता है। लेकिन फिजिक्स जो सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो आर्ट्स के हों, चाहे वो साइंस के हों, चाहे वो म्यूजिक के हों, चाहे वो कॉमर्स हो, कुछ भी हो, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट, साइंस, म्यूजिक, कॉमर्स, सब सारे सब्जेक्ट्स किसमें हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में है। और इसलिए है क्योंकि हम उसको मेंटल स्टडी करते हैं। तो अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा पूरी तरह से खत्म हुआ, सारे नाउन हमारे खत्म हो चुके। जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा वो सीरीज में जाके देख सकते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, नाउन ऑफ मल्टीट्यूड, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कम से कम 15-16 क्लासेस हो चुके नाउन के, और अब नाउन पूरी तरह से खत्म हुआ। अब अगले वीडियोज में हम लोग नाउन के जो प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं उस क्वेश्चन को कम से कम सॉल्व करेंगे, कम से कम 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और फिर हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट होगा। और जल्दी ही कुछ ही दिनों में मैं आपको लाइव क्लास भी लाना शुरू करूंगा। और बहुत से बच्चे मेरे स्पोकन इंग्लिश की क्लास की डिमांड भी करते हैं, तो बहुत जल्द मैं स्पोकन इंग्लिश की क्लास लेकर भी आपके पास आ रहा हूं। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कहते हैं सॉल्व करने के लिए, तो अभी CHSL का एग्जाम आ रहा है, स्टेनो का एग्जाम आ रहा है, NDA का एग्जाम आ रहा है, तो इन सारे एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ मैं आ रहा हूं। जल्द ही 1 वीक 2 वीक के अंदर मैं आपको 2 से 3 घंटे लाइव मिला करूंगा, उसमें सारे प्रीवियस ईयर के अलग अलग एग्जाम के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो
आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रही है या क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास रेगुलर करें, मैक्सिमम स्टूडेंट तक को पहुंचाएं इस क्लास को, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगले क्लास तक के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के डिस्कशन के लिए टेक केयर।